नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सौमेन टॉक्स पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कैरियर इन मेट्रो एज ए ट्रैफिक असिस्टेंट के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। तो चलिए आज मैं उसी सीरीज की अगली वीडियो को शुरू करता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक होगा सैलरी एंड जॉब लोकेशन ऑफ ट्रैफिक असिस्टेंट। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। यह पोस्ट आरआरबी कोलकाता के अंतर्गत आता है। तो आपकी पोस्टिंग मेट्रो रेलवे कोलकाता के अंतर्गत आने वाले सभी मेट्रो स्टेशनों में से किसी एक स्टेशन पर की जाएगी। सारे मेट्रो स्टेशन कोलकाता शहर में ही स्थित हैं। तो यहाँ पर नौकरी ज्वाइन करने पर कोलकाता ही आपका ऑफिस एड्रेस हो जाएगा। अब मुख्य बिंदु सैलरी पर आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कीवर्ड्स पर चर्चा कर लेते हैं जो आगे वीडियो में इस्तेमाल होंगे। जैसे सैलरी, इसका अर्थ है वेतन। फिर आता है बेसिक सैलरी, जिसका अर्थ है मूल वेतन। फिर आता है डियरनेस अलावेंस, जिसको डीए भी बोलते हैं, जिसका अर्थ है महंगाई भत्ता। फिर आता है हाउस रेंट अलावेंस यानी कि एचआरए, जिसको हिंदी में आवास किराया भत्ता भी बोला जाता है। फिर आता है ट्रैवलिंग अलावेंस यानी कि टीए, या फिर हिंदी में इसको बोला जाता है यातायात भत्ता। फिर आता है स्पेशल अलावेंस, विशेष भत्ते जो समय समय पर आपको दिए जाते हैं। अब हम रेफरेंस टेबल के लिए 7 CPC के चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वहां पर बस इतना करना है कि आप लेवल 4 के कॉलम के अंतर्गत अपनी सैलरी को देख सकते हैं। जैसे 25,500 पहले रो में लिखा हुआ है, यानी प्रथम वर्ष में आपकी बेसिक सैलरी होगी 25,500। पहले इंक्रीमेंट के बाद दूसरे वर्ष में आपको मिलेंगे 26,300 रुपये एज ए बेसिक सैलरी, और दूसरे वर्ष में जब आपका इंक्रीमेंट लगेगा, यानी जब आप तीसरे वर्ष में जाएंगे तो आपको 27,100 रुपये मिलेंगे एज ए बेसिक सैलरी। इसके अलावा कुछ और भी सैलरी कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे, अभी तक आपको इसका कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं सैलरी कैलकुलेशन यानी कि वेतन गणना की ओर। यहाँ मैं अप्रोक्सीमेट सैलरी कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सही सैलरी तो मैं बता नहीं सकता। तो सैलरी कैलकुलेशन का पहला पार्ट है बेसिक, मूल वेतन। मूल वेतन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। ये आपके 7 CPC के टेबल जो कि गूगल में उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें आपको 2400 तथा लेवल 4 का एक ही कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम को देखेंगे। टेबल आप हमेशा सिविलियन एम्प्लॉय का ही डाउनलोड करें, क्योंकि रेलवे एम्प्लॉय जो है सिविलियन एम्प्लॉयज में आते हैं। डिफेंस का स्ट्रक्चर इससे थोड़ा अलग है। दूसरा कंपोनेंट है डियरनेस अलावेंस यानी कि डीए। इसको हिंदी में महंगाई भत्ता भी बोला जाता है। मूल वेतन के बाद सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता दिया जाता है, जो हर 6 महीने में सरकार द्वारा संशोधित यानी कि रिवाइज किया जाता है। अभी 1 जुलाई 2021 से इसकी दर 31% है। 1 जनवरी 2022 से इसे और 3% से बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अगर यह लागू हो जाता है तो महंगाई भत्ता का जो दर है वो 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात भी आपको जान लेनी है कि सरकारी कर्मचारियों का कोविड-19 के समय 1.5 साल के लिए 17% पर डीए को सरकार के द्वारा फ्रीज कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं वेतन के तीसरे कंपोनेंट की ओर, जो है एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलावेंस। इसको हिंदी में आवास किराया भत्ता बोला जाता है। सरकारी कर्मचारी को रहने के लिए सरकारी क्वार्टर दिया जाता है, लेकिन अगर किसी कर्मचारी को यह अवेलेबल नहीं होता तो उसको एचआरए मिलता है। आपके केस में इसकी दर 24%, 27% तथा 30% होगी। यह तीनों दर कब कब लागू होगी यह भी मैं आगे बता देता हूँ। केस 1, अगर डीए आपका 25% से कम है तो एचआरए की दर 24% होगी। अगर डीए आपका 25% से ऊपर चला जाएगा तो एचआरए की दर स्वतः 27% हो जाएगी। इसी तरह अगर डीए बढ़ते हुए 50% से ऊपर चला जाए तो एचआरए अपने अधिकतम दर 30% से दिया जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि एचआरए की अधिकतम दर 30% ही तय की गई। कृपया ये भी ध्यान रखें कि आप एक्स सिटी कोलकाता में रहते हैं, यानी भारत सरकार द्वारा कुछ शहरों को एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में बांटा गया है। एक्स सिटीज में सबसे ज़्यादा हाउस रेंट अलावेंस मिलता है। तो कोलकाता शहर में जो भी एचआरए की दर है ये सर्वाधिक है, और ये अन्य शहरों पर लागू नहीं होती है, केवल एक्स टाइप सिटीज पर ही लागू होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, टीए के बारे में बात करते हैं, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, यातायात भत्ता। आपको अपने आवास से लेकर कार्यस्थल तक जाने के लिए या फिर कार्यस्थल से कहीं और ड्यूटी के लिए ही जाने के लिए यातायात भत्ता दिया जाता है, जिसका कैलकुलेशन आप नीचे दिए गए फॉर्मूला से कर सकते हैं। आप सिंपल 3600 रुपए को 100 प्लस करंट डीए रेट को मिलाकर गुना कर दीजिए और उसको 100 से भाग दे देने पर आपका जो टीए है उस महीने के लिए आपको पता चल जाएगा।
पांचवें भाग में हम बात करेंगे स्पेशल अलावेंस यानी कि विशेष भत्तों का। विशेष भत्तों में है, पहला है ड्रेस अलावेंस जो 5,000 रुपये साल में एक बार आपके यूनिफॉर्म के लिए दिया जाता है। दूसरा है नाइट शिफ्ट, ये सरकारी नियमों के अनुसार आपको दिया जाएगा, आप जितनी देर नाइट शिफ्ट करते हैं उतने देर के लिए ही दिया जाएगा। तीसरा है NHA यानी कि राष्ट्रीय अवकाश भत्ता, नेशनल हॉलीडे अलावेंस। तो अगर किसी नेशनल हॉलीडे के दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपको इसके अगेंस्ट में राष्ट्रीय अवकाश भत्ता दिया जाएगा जो 450 से लेकर 500 के बीच होता है। अलग अलग लेवल का अलग अलग राष्ट्रीय अवकाश भत्ता होता है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको मैं बाद में दे दूंगा। फिर बात करते हैं ईयरली बोनस के बारे में। साल में एक बार रेलवे कर्मचारियों को दुर्गा पूजा के समय 15,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक के बीच में जो सरकार डिसाइड करती है वो बोनस मिलता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह बोनस सभी लेवल के कर्मचारियों को समान रूप से मिलता है। इसमें ग्रेड, पोस्ट इस तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि 72 या 78 दिन का PLB ही बोनस में मिलता है। तो कृपया ये ना समझें कि 72 या 78 दिन का ग्रॉस पेमेंट या आपका बेसिक सैलरी आपको बोनस में मिलता है, नहीं तो कैलकुलेट करिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ मैं आपको करेक्ट जानकारी ही देने आया हूँ, इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। तो इतनी सारी बातों के बाद आप ये जान लीजिए कि सरकार से डायरेक्टली आपको ये चीज़ें मिलेंगी, इसी को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको अपनी ग्रॉस सैलरी पता चल जाएगी। अब हम बात करेंगे कटौतियों की। तो अगर आप ग्रॉस सैलरी जोड़ चुके हैं तो कटौतियों को भी ध्यान दें, क्योंकि जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा वो कटौतियों के बाद ही आएगा। तो जो डिडक्शंस है वो आपकी ग्रॉस सैलरी में से ही कटता है, जिसमें पहला डिडक्शन है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, जो 10% होता है आपके बेसिक और DA का, और वो आपके सैलरी में से कट जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि इसके ऊपर अलग से 14% जो आपके बेसिक DA का बनता है, सरकार अपनी तरफ से NPS के फंड में प्रति माह जमा कराती है। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल 24% आपके बेसिक और DA का प्रति माह आपके NPS अकाउंट में जमा होता रहता है। फिर आता है CGISC, ये 30 रुपये प्रति माह सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम के रूप में कटता है। फिर आता है प्रोफेशनल टैक्स, आप जहां काम करते हैं उस सरकार को आप प्रोफेशनल टैक्स देते हैं। वेस्ट बंगाल सरकार को 200 रुपये प्रति माह आपके सैलरी में से प्रोफेशनल टैक्स के रूप में काट के दिए जाते हैं। चौथा आता है इनकम टैक्स। अगर आपकी कुल आय टैक्सेबल हो जाती है भारत सरकार के अंतर्गत तो स्वतः ही आपके टैक्स की गणना होती है और आपका इनकम टैक्स भी कटने लगता है। अब आता है नेट पेएबल, यानी कि वो पैसा जो आप घर ले जा सकते हैं। तो अब आप प्रति माह ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन को घटा दीजिए, आपको अपना प्रति माह अर्जित वेतन प्राप्त हो जाएगा। हाँ, इतना दूर अगर आप वीडियो को देख चुके हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं उसको नोट कर लें। वो है बेसिक सैलरी के लिए आप हमेशा 7 CPC के सिविलियन एम्प्लॉय चार्ट को ही फॉलो करेंगे, नहीं तो सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। बाद में फिर आप बोलेंगे कि वीडियो में इंफॉर्मेशन गलत दिया हुआ है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको 7 CPC का सिविलियन चार्ट ही फॉलो करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैफिक असिस्टेंट और जॉब लोकेशन को मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया। आपको यह कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो किसी भी एस्पिरेंट के लिए मोटिवेशनल है या किसी के लिए उपयोगी है तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए कुछ और अच्छी वीडियो लाता रहूँ। जब तक मैं अगला वीडियो बनाता हूँ तब तक के लिए बने रहिए सौमेन टॉक्स के साथ, और जो भी वीडियो है देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, तो मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।